तो 715 नंबर में इसका मतलब तुम्हारा एक सवाल गलत हुआ होगा, यानी कि 4 नंबर वो और 1 नंबर उसका निगेटिव हुआ होगा। तो कैसे रहा तुम्हारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन? फिजिक्स में ही एक क्वेश्चन गलत होता है, बाकी तीनों केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में फुल मार्क्स। अच्छा, केमिस्ट्री में फुल आपके आए हैं, बायोलॉजी में फुल नंबर आए हैं और एक सवाल आपका फिजिक्स में गलत हुआ है। मैं आपको बता दूं, द्रोण जैन ने 12th के साथ ही नीट क्रैक किया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि आपने, इसका मतलब आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। एनसीईआरटी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक की तरह मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा मतलब पूरा पेपर जो है वो मैक्सिमम पार्ट एनसीईआरटी से बेस्ड ही रहेगा, या फिर उसकी लाइंस को यूज़ करके ही बनाया जाएगा। तो उसकी लाइंस को अच्छे से रीड करना, मतलब एनसीईआरटी का, हाँ, तो एनसीईआरटी को कैसे हमें पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ने का कोई तरीका है? मतलब क्या उसकी कोई स्टाइल है, या जो बस एक लाइन टू लाइन पढ़ने चाहिए, या फिर उस लाइन के साथ हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? मतलब किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? बायोलॉजी साइड थोड़ा वीक रहता है, तो उनको चीज़ें भूल जाता था। तो उसके लिए मैं लिख के याद करना चालू किया था मैंने, कि मैं जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार लिख लूँगा, उससे याद करना चालू किया। जैसे एग्ज़ाम से जाने से पहले तो काफ़ी इस तरह का लग रहा था कि पूरा जाते ही सब भूल जाऊँगा, पेपर में कुछ याद नहीं आएगा। बट एंड तक आते आते और पेपर को देखने के बाद अपने आप चीज़ें याद आने लगती है। ये तो है कि थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा गेन हो जाए, फिर मैं कोटा के अंदर ही हॉस्पिटल खोलने का प्लान रखा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, हेड नीट डिवीज़न। आज हम लोग नीट चैनल पर एक बहुत कमाल का इंटरव्यू आपके लिए लेकर के आए हैं। मेरे साथ हैं द्रोण जैन, जिन्होंने 2024 में सिक्योर किए हैं 715 यानी कि 715 मार्क्स। बहुत बहुत स्वागत है द्रोण। अब मैं चाहता हूँ जरा अपने बारे में आप ही बताएं, जरा क्या रैंक आई और हमारी जो थी बेसिकली हमारे शौक़ क्या है, ताकि थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए फिर आगे बढ़ें और बिल्कुल सही सवालों के सही जवाब हम देंगे तो जो बच्चे सुनना चाह रहे हैं उनकी लाइफ में कितना बढ़िया मार्गदर्शन मिलेगा। और मुझे लगता है शायद हमारे सलाहकार वो लोग होने चाहिए जिन्होंने उस कंपटीशन को बारीकी से महसूस किया है। और मुझे लगता है शायद 720 में से 750 नंबर लाना अपने आप में उस कंपटीशन के अंदर एक बहुत बड़ा काम करने जैसा है। तो मेरे साथ हैं आज द्रोण जैन। द्रोण, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम द्रोण जैन है, मैं यही कोटा का, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे नीट 2024 में 715 मार्क्स और 89 रैंक आई है। बाकी हॉबीज़ के अंदर मैं स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खेलता था। कौन सा खेल पसंद करते थे? बैडमिंटन मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खेला है। अच्छा, बैडमिंटन। मतलब इसका मतलब आपका सबसे बड़ी बात तो स्टूडेंट्स आप समझिए कि केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ साथ अगर आप खेल भी रहे हैं तो खेलने से कोई आपकी जो एग्जामिनेशन है वो कहीं हैम्पर नहीं होती, क्योंकि लोगों का ऐसा परसेप्शन रहता है कि यार पढ़ेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट ख़राब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं, तुम ना बैलेंस बना के चले। दिन में थोड़ी सी एक्टिविटी करने से और अच्छा रहता था पढ़ने के लिए, क्योंकि दिन भर पढ़ने से भी थोड़ा मूड इस तरह का हो जाता है। स्पोर्ट्स से थोड़ी हेल्प भी मिलती थी। स्पोर्ट्स से थोड़ी हेल्प भी मिलती थी। अच्छा द्रोण, ये बताओ, जैसे 715 नंबर तुम्हारे यहाँ हैं, तो 715 नंबर में इसका मतलब तुम्हारा एक सवाल गलत हुआ होगा, यानी कि 4 नंबर वो और 1 नंबर उसका निगेटिव हुआ होगा। तो कैसे रहा तुम्हारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन? फिजिक्स में ही एक क्वेश्चन गलत होता है, बाकी तीनों केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में फुल मार्क्स। अच्छा, केमिस्ट्री में फुल आपके आए हैं, बायोलॉजी में फुल नंबर आए हैं और एक सवाल आपका फिजिक्स में गलत हुआ है। तो भाई अब देख लीजिए आप, ठीक है, कभी कभी सवाल सही और गलत होते रहते हैं, लेकिन ठीक है। अगर, और वो सवाल क्या भारी सवाल था क्या? अच्छा ही हुई थी। अच्छा, सिली मिस्टेक की वजह से वो सवाल गलत हुआ, तो दुख हुआ होगा काफ़ी लगता है जब आप बहुत करीब से चीज़ों को थोड़ा सा मिस कर देते हैं तो होता ही है। हाँ, लेकिन ठीक है, इट्स, बट अगेन यू आर गेटिंग ए गुड स्कोर। अब अपन चर्चा करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी नीट को लेकर के? सर, सबसे पहले तो जो भी टॉपिक हमको है, जैसे जो भी सिलेबस के अंदर आ रहा है, उस टॉपिक को अच्छे से थ्योरी को पढ़ा, फिर जितनी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकता हूँ उस टॉपिक की, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। मतलब थ्योरी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसके अंदर, क्योंकि आपको पेपर टाइम बेस्ड, वो भी अगर आप टाइम लगा कर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं आपको बता दूं, द्रोण जैन ने 12th के साथ ही नीट क्रैक किया है, तो बड़ा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपने, इसका मतलब आपने अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। और जैसा सर ने कहा कि भाई टाइम प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग एक टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हैं तो उसका हम इम्पोर्ट, और वैसे भी सही बात है, कंपटीशन इज़ बेसिकली ऑल अबाउट द टाइम बिंग प्रैक्टिस। अगर हम टाइम बिंग प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छा, जैसे बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी का क्या रोल है आपकी प्रिपरेशन में? एनसीईआरटी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक की तरह मानी जाएगी। सबसे ज़्यादा मतलब पूरा पेपर जो है वो मैक्सिमम पार्ट एनसीईआरटी से बेस्ड ही रहेगा, या फिर उसकी लाइंस को यूज़ करके ही बनाया जाएगा।
तो उसकी लाइंस को अच्छे से रीड करना मतलब और एनसीईआरटी का, हाँ, तो एनसीईआरटी को कैसे हमें पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ना कोई तरीका है? मतलब क्या उसकी कोई स्टाइल है, या जो बस एक लाइन टू लाइन पढ़ने चाहिए, या फिर उस लाइन के साथ हमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए? मतलब किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी रहेगी, उसमें आपको लाइन से सोचना है कि इस लाइन से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, या असर्शन रीजन टाइप के बारे में सोचना चाहिए। और जो चीज़ें जैसे डेटा या कुछ दे रखा है तो वो भूल सकते हैं अगर, तो उसको अंडरलाइन करके याद रख के साइड में जो जगह मिलती है उसमें लिख लेना चाहिए। उसमें लिखते रहना चाहिए, और मतलब उसको रिपीटेड उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की एनसीईआरटी, तो फिजिक्स की एनसीईआरटी का क्या मीनिंग है? लोग कहते हैं यार फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते। फिजिक्स में एनसीईआरटी का क्या योगदान है, मैं ये जानना चाहिए, क्योंकि बुक तो जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए कॉमन है, लेकिन दोनों की जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो इसमें क्या क्या करना चाहिए अपने को? फिजिक्स की एनसीईआरटी मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार पढ़नी तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मतलब काफ़ी कॉन्सेप्ट होते हैं या एग्जांपल्स देते हैं वो लोग, जिससे अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलती है। बाकी एग्जांपल्स जो दे रखे होते हैं इन टेक्स्ट, वो ज़रूर करने चाहिए। और साथ साथ में जो एक्सेस की क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शनल वाले हैं वो तो ज़रूर करने चाहिए, बाकी ना भी करें तो। अच्छा, अब एक अगला सवाल मेरे पास आ रहा है कि जो सेल्फ स्टडी आवर्स है कोचिंग के बाद, वो कितने घंटे का होना चाहिए? सो 6 to 8 आवर्स अगर आपका कंसिस्टेंटली चल रहा है रेगुलरली, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 से 8 घंटे अगर आप रोज़ चल रहे हैं, बस हर रोज़ होना चाहिए वो क्लासेस के अलावा, तो नहीं आएगी प्रॉब्लम्स। बाकी तो नीट के अकॉर्डिंगली अगर आपको जैसे आपको मतलब टाइम की जगह एक तो टारगेट बेस्ड करना चाहिए कि आज के दिन में क्या क्या करना है, और उसके अकॉर्डिंगली वो जब तक पूरा ना हो जाए तब तक पढ़ना पड़ेगा। तब तक पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब अपन क्या कर रहे हैं, एक ऐसा राउंड खेल रहे हैं जिसमें पूछ रहा हूँ बायोलॉजी के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी? बायोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एनसीईआरटी है। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं, तो उसमें टीचर्स हमको बता देते थे यहाँ से ये जा सकते हैं, आ सकते हैं, तो उसको ही एनसीईआरटी में जो साइड में जगह होती है वहाँ पे लिख लिया, एंड उसकी बेस पे थ्योरी प्रैक्टिस के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। दूसरा सवाल आपसे, केमिस्ट्री के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? केमिस्ट्री के अंदर भी एनसीईआरटी और नोट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसके अंदर तो नोट्स सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल वाला है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी की जो नेम रिएक्शंस हैं और जो भी रिएक्शंस इन्वॉल्व की जा सकती है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो। इनऑर्गेनिक में तो थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं, तो उसको बायो की तरह ही याद करना पड़ेगा। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस को मैं करूँगा कि एक टॉपिक के जितने तरह के क्वेश्चन हो पाए वो करना चाहिए। वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, साइकोलॉजिकली प्रेशर कभी कभी रहता है, क्योंकि कभी कभी अच्छा परफॉर्म करने का भी प्रेशर कहीं ना कहीं रहता है, पेरेंट्स क्या सोचेंगे ये भी बहुत सारा रहता है। तो अब मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा? मेरी बायोलॉजी साइड थोड़ा वीक रहता था, तो मेरे को मतलब चीज़ें भूल जाता था इस तरह से, तो उसके लिए मैं लिख लिख के याद करना चालू किया था मैंने, कि मैं जो भी चीज़ें हैं उसको बार बार लिख लूँगा, उससे याद होना चालू हो जाएंगे। आपने डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया? फ़ोन वगैरह को मैंने मतलब मिनिमम टाइम कर रखा था कि जब ज़्यादा ज़रूरी हो तभी यूज़ करना, बाकी सॉन्ग्स वगैरह के लिए यूज़ करता था। बाकी अच्छा, आपको गाने सुनना पसंद है? ओके, अब मैं अगला सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि कभी किसी फेज़ में डिमोटिवेट हुए तो आपने अपने आप को कैसे ओवरकम किया? डीमोटिवेशन से तो मतलब जो भी था कुछ थोड़ा ब्रेक आ जाता था, तो मैं जनरली सॉन्ग्स ही सुनता था, मतलब गाने सुन के ही वापस आ जाता था। क्या किस तरह के गाने पसंद हैं आपको? गाने तो सर सारे तरह की मैं सुनता था, पुराने नए? पुराने नहीं दोनों। ठीक है। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या क्या टिप्स देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह से अभी पेपर का ट्रेंड चल रहा है और आगे भी इस तरह का ही अगर रहा तो पेपर इजी से मीडियम लेवल तक का आएगा, तो प्रैक्टिस उसके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ साथ में, मतलब आपका पेपर अच्छे से हो जाना चाहिए, OMR का ध्यान रखना है और इसके बारे में। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पेपर के बारे में। एग्ज़ाम डे पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? से एग्ज़ाम से जाने से पहले तो काफ़ी इस तरह का लग रहा था कि पूरा जाते ही सब भूल जाऊँगा, पेपर में कुछ याद नहीं आएगा, बट एंड तक आते आते और पेपर को देखने के बाद अपने आप चीज़ें याद आने लग गई। बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं जब हम उसके साथ समय बिताते हैं, तो ऐसा लगता है कि, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा तितलियाँ चलती हैं पेट में हल्की हल्की सी, है ना, कि लगता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, अगला सवाल पूछते हैं, आपने एग्जामिनेशन हॉल में अपना कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखा? एग्जामिनेशन हॉल में तो सिर्फ कॉन्फिडेंस है, से आपको डिसिप्लिन से पूरा पेपर करना है। अनुशासन महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने एक्चुअल एग्जाम के दौरान? मतलब फिजिक्स बायो केमिस्ट्री उसको कैसे अटेम्प्ट करना, क्या उसका ऑर्डर रखना? मेरी स्ट्रैटेजी यहाँ से मतलब जैसे पूरा जो पेपर करता था मैं उसमें सेम ही कर ली थी मैंने। मैं स्टार्ट बायोलॉजी से करता था, उसका मैंने टाइम भी फिक्स कर रखी थी कि इस टाइम तक ही हो जाना चाहिए। कितना टाइम दिया आपने बायोलॉजी को, कितना देना? 35 मिनट्स बायो को। ओके।
25 केमिस्ट्री एंड 45 फिजिक्स। तो अगर आपका पेपर पहले हो जाता बायोलॉजी का, तो आपने क्या किया? पेपर पहले हो गया था आपका बायो का? इससे मतलब पेपर मेरा उसमें 30-35 मिनट्स के आसपास हो गया था। अच्छा, उसके बाद फिर एक बार मतलब पूरा पेपर करता था मैं, उसके बाद पूरा रीचेक किया, फिर OMR भरता था मैं। फिर आप OMR भरते थे? अच्छा, आपने ऐसे नहीं किया कि एक क्वेश्चन के बाद एक OMR भरे? अच्छा, आपने एक साथ OMR भरी फिर उसके बाद? पर ये तो हर बच्चे का मतलब जो पूरा टाइम रहेगा 2 साल का, उसमें आप अलग अलग तरीके से ट्राई करके फिर देख सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा सूट कौन सा कर रहा है। एक बढ़िया सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर में तो अभी जैसे MBBS कंप्लीट होगा, मेरा न्यूरोसर्जन साइड जाने का थोड़ा बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत शानदार। आप किस मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करना चाहते हैं? सर जहाँ तक है सर VMMC या MMC में से एक को चूज करना। आपकी लॉन्ग टर्म कैरियर एस्पिरेशंस क्या हैं? सर ये तो है कि थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा गेन हो जाए, फिर मैं कोटा के अंदर ही हॉस्पिटल खोलने का प्लान रखा है सर। क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर ही क्यों बने आप? सर काफ़ी टाइम पहले से ही मतलब काफ़ी अर्ली क्लासेस से ही हो गया था कि डॉक्टर साइड जाना है। बायोलॉजी इंटरेस्ट भी देती थी और मैथ्स का भी था कि मैथ्स थोड़ी वीक भी है तो उस साइड। मोशन के बारे में आपको कैसे पता चला? सर मेरे को सर एकलव्य बैच सीरीज़ के बारे में जब डायरेक्टर्स वगैरह उसमें थे इन्वॉल्व, उसके बारे में पता चला था, तब मैंने उसको ज्वाइन किया। किस तरह की वहाँ क्लासें होती थी आपकी? क्लासेस वहाँ पे हमारी जूम मीटिंग पे क्लासेस होती थी, उसके बाद उसकी टेस्ट सीरीज और पेपर्स वगैरह होते थे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती थी। काफ़ी हेल्प मिलती थी। आपके डाउट्स क्लियर हो जाते थे? जी सर। ठीक है। आपके टीचर्स या मेंटर्स का रोल क्या रहा आपकी जर्नी में? मोटिवेशन के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहते थे, जो अगर कुछ चीज़ में डाउट आ रहा है या फिर खुद के ऊपर ही डाउट आ रहा है, तो उसके थ्रू भी वो निकालने में काफ़ी हेल्प करते थे। बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जब आप कभी भी ख्यालों में उलझ जाएं तो उस समय आपके टीचर आपको सही गाइडेंस दे करके आपको बाहर निकालते थे। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ, कुछ बताएंगे क्या ऐसा? सर मेरे को थोड़ा रहता था कि मैंने 11th के शुरुआत में थोड़े जो टॉपिक्स थे वो मेरे वीक रह गए थे, तो उसके रिलेटेड मेरे को रहता था कि अगर चाहे मेरे को मतलब क्वेश्चन आता था फिर भी रहता था कि गलत हो जाएगा, खुद का ही डर रहता था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने टीचर से बात करी थी, तो तब हेल्प मिली थी सर। तब आपको हेल्प मिली थी। थैंक यू द्रोण, बहुत अच्छा लगा, और ये तुम्हारा मोटिवेशन लॉन्ग टर्म बच्चों के काम आएगा, क्योंकि अब मुझे पता है कि जो बच्चे जिस रास्ते से निकल चुके हैं हमारे सलाहकार वही होने चाहिए, क्योंकि तुमने इस बात में अपने को सिद्ध किया है। तो मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि बच्चों, इस इंटरव्यू को ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी बातें हैं, उनको अच्छे से समझो। आपके सारे प्रश्नों के जवाब आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ द्रोण बहुत बहुत शुभकामनाएं मोशन परिवार की ओर से आपको, कि आप अपना फ्यूचर एस्पेक्ट पूरा करें और जितना आपने सोचा है ईश्वर आपको उससे भी ज़्यादा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।